11 ऐसे स्टॉक्स जो जुलाई में डीआईएस के फेवरेट रहे। डीआईएस कौन होते हैं? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स, जहां इनडायरेक्टली हम और आप जैसे आम इन्वेस्टर्स का पैसा भी लगा होता है। और इंडियन मार्केट में डीआईएस का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ गया है। पिछले 36 महीनों से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कंसिस्टेंटली इंडियन इक्विटीज में पैसा लगा ही रहे हैं। सिर्फ जुलाई में ही डीआईएस ने 35,000 करोड़ इन्वेस्ट किए, जिसका नतीजा निफ्टी 500 में डीआईएस की ओनरशिप रिकॉर्ड 21% तक पहुंच गई, जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स की ओनरशिप गिरकर 17% रह गई। और इस डोमेस्टिक बाइंग पावर का एक बड़ा हिस्सा शायद आपकी एसआईपी से भी आ रहा है। लेकिन सवाल है, ये डोमेस्टिक मनी जा कहाँ रहा है? यही जानने के लिए हमने जुलाई का डेटा एनालाइज किया और 11 ऐसे स्टॉक्स चुनकर निकाले हैं जहां डीआईएस अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं 11 स्टॉक्स। विद योर होस्ट स्वाति, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला स्टॉक है टोरेंट फार्मा। जुलाई टोरेंट फार्मा के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा। टोरेंट फार्मा एक फार्मा कंपनी है जो ब्रांडेड जेनरिक्स, क्रॉनिक डिजीजेस और स्पेशलिटी मेडिसिन पर फोकस करती है, जैसे हार्ट और नर्वस सिस्टम की मेडिसिन। लेकिन हमारा अटेंशन गया डीआईएस बाइंग पर। जुलाई में डीआईएस ने टोरेंट फार्मा के 7,221 करोड़ के शेयर्स खरीदे। हमारी लिस्ट में सबसे ज्यादा पैसा डीआईएस ने यही लगाया है। और टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग थी। जुलाई में ही टोरेंट फार्मा ने 19,500 करोड़ में जेबी केमिकल्स को अपने बिजनेस में मर्ज किया, इंडियन फार्मा के बिगेस्ट एक्विजिशंस में से एक। एनसीएलटी ने 6 जुलाई को अप्रूवल दिया, मर्जर 8 जुलाई को इफेक्टिव हुआ और 28 जुलाई तक जेबी केमिकल्स शेयर होल्डर्स को 4.19 करोड़ नए टोरेंट शेयर्स इशू हो चुके थे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी था। मर्जर के बाद जेबी केमिकल्स को निफ्टी 500 और निफ्टी फार्मा जैसे मल्टीपल इंडाइसेस से 17 जुलाई से हटा दिया गया, जिसका मतलब इन इंडाइसेस को ट्रैक करने वाले फंड्स को अपनी होल्डिंग्स रीबैलेंस करनी पड़ी, जिससे टोरेंट में एडिशनल बाइंग आ गई। अब पहली बार दोनों बिजनेसेस के नंबर साथ में दिखे। Q1 FY27 रेवेन्यू 55% बढ़कर 4,921 करोड़ हुआ, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 3% बढ़कर 566 करोड़ रहा, पार्टली मर्जर रिलेटेड अकाउंटिंग कॉस्ट की वजह से। लेकिन असली स्टोरी है आगे की ग्रोथ। मैनेजमेंट को मर्जर से 100 करोड़ प्लस एनुअल सेविंग्स की उम्मीद है, जो ओरिजिनल 90 करोड़ टारगेट से भी ज्यादा है। साथ ही जेनरिक सेमाग्लूटाइड एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है। टोरेंट ने ऑलरेडी 36% मार्केट शेयर कैप्चर किया है और इस साल 250 करोड़ रेवेन्यू टारगेट कर रहा है। लेकिन यहाँ कुछ रिस्क भी है। क्या है वो रिस्क? जेबी केमिकल्स का इंटीग्रेशन और सेमाग्लूटाइड की सप्लाई कंस्ट्रेंट, जो करंटली पोटेंशियल मंथली सेल्स का अराउंड 20% कैप कर रहा है। 17 अगस्त के आसपास 4,923 पर टोरेंट फार्मा का मार्केट कैप नियरली 1.87 लाख करोड़ था और स्टॉक्स अराउंड 84x अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे थे। तो असली सवाल है, क्या टोरेंट 19,500 करोड़ के इस एक्विजिशन को सस्टेन प्रॉफिट ग्रोथ में कन्वर्ट कर पाएगा? अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जो कैपिटल डिप्लॉयमेंट को एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर ले जा रहा है। स्टॉक का नाम है अडानी इंटरप्राइजेस। एक बात बताइए, अगर किसी कंपनी का बड़ा लीगल इशू हट जाए और उसी टाइम इंस्टीट्यूशंस उसमें 15,000 करोड़ लगा दे तो क्या होगा? जुलाई में कुछ ऐसा ही अडानी इंटरप्राइजेस के साथ हुआ। डीआईएस ने कंपनी के 7,087 करोड़ के शेयर्स खरीदे। हमारी लिस्ट में सेकेंड हाईएस्ट डीआईएस बाइंग यही है। इसके पीछे 2 बड़े रीजंस थे। पहला, फंड रेज। अडानी इंटरप्राइज ने 10,000 करोड़ का QIP लॉन्च किया, लेकिन इन्वेस्टर्स ने 38,000 करोड़ के बिड्स डाले। ऑफर से ऑलमोस्ट 4x ज्यादा डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इशू साइज बढ़ाकर 15,000 करोड़ कर दिया गया और शेयर्स 2,883 पर इशू हुए। HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, कोटक और आदित्य बिरला सन लाइफ जैसे बड़े इन्वेस्टर्स के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। दूसरा कारण है लीगल ओवरहैंग में रिलीफ। 20 जुलाई को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अडानी के अगेंस्ट ब्राइबरी केस ड्रॉप करने की प्रोसेस मूव की, जिससे ग्रुप पर एक बड़ा लीगल कंसर्न कम हुआ। लेकिन अडानी इंटरप्राइजेस सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये अडानी ग्रुप का इंक्यूबेशन इंजन है, यानी एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, माइनिंग सर्विसेज, ग्रीन हाइड्रोजन और इंफ्रा जैसे नए बिजनेसेस यहीं से बिल्ड होते हैं, जो फ्यूचर में स्टैंड अलोन बिजनेसेस बन सकते हैं। Q1 FY27 में रेवेन्यू 50% बढ़कर 33,546 करोड़ हुआ। कंपनी को 1,160 करोड़ का नेट लॉस हुआ, लेकिन मेजर रीजन था 2,644 करोड़ का वन टाइम सेटलमेंट चार्ज। इस स्टॉक में भी रिस्क है। कंपनी पर अराउंड 1 लाख करोड़ बोरोइंग्स हैं और ग्रीन हाइड्रोजन, एयरपोर्ट्स और डेटा सेंटर्स जैसे बिजनेसेस को रिटर्न्स आने से पहले हेवी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट चाहिए। 17 अगस्त के आसपास 3,016 पर मार्केट कैप रफली 4 लाख करोड़ था और स्टॉक अराउंड 172x अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा था।
तो यहाँ असली सवाल क्या होगा, क्या अडानी इंटरप्राइजेस जिन बिजनेसेस में इतना कैपिटल लगा रहे हैं वो फ्यूचर में उस कैपिटल पर इनफ रिटर्न्स जनरेट कर पाएगा? अब हमारा तीसरा स्टॉक दैट इज बायोकॉन। एक बड़े शेयर होल्डर ने बायोकॉन में अपनी पूरी स्टेक बेचकर एग्जिट कर दी। नॉर्मली इतनी बड़ी सेलिंग नेगेटिव मानी जाती है, लेकिन बायोकॉन में एग्जैक्टली इसका उल्टा हुआ। 14 जुलाई को लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वियाट्रिस ने अपनी पूरी 5.64% स्टेक 3,679 करोड़ में ब्लॉक डील के थ्रू बेच दी। सवाल था, इतना बड़ा इन्वेस्टर एग्जिट कर रहा है तो स्टॉक गिरेगा, लेकिन स्टॉक 6.5% चढ़कर 52 वीक हाई पर पहुंच गया। रीजन, वियाट्रिस के शेयर्स को आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड जैसे बड़े डीआईएस ने एब्जॉर्ब कर लिया। यानी एक बड़ा इन्वेस्टर बाहर निकला, लेकिन उसकी जगह डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आ गए। इसी वजह से जुलाई में बायोकॉन में 3,304 करोड़ की डीआईए बाइंग दिखी और एक बड़ा ओवरहैंग भी हट गया। अब बात करते हैं बिजनेस की। बायोकॉन एक बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो बायोसिमिलर्स, जेनरिक मेडिसिन और एपीआईज बनाती है। इसकी सब्सिडरी सिंजिन ग्लोबल फार्मा और बायोटेक कंपनीज के लिए R&D करती है। Q1 FY27 में रेवेन्यू 10% बढ़कर 4,336 करोड़ हुआ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 902 करोड़, यानी 21% ऑपरेटिंग मार्जिन रहा। लेकिन बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है यूएस बायोसिमिलर्स मार्केट। बायोकॉन ने यूएस में येसाफिली लॉन्च किया है, आईली का बायोसिमिलर जो विजन लॉस का रीजन बनने वाली आई डिजीजेस के ट्रीटमेंट में यूज होता है। सिंपल लैंग्वेज में पेशेंट्स को पोटेंशियली लोअर कॉस्ट पर सिमिलर ट्रीटमेंट मिल सकती है और बायोकॉन को यूएस बायोसिमिलर्स बिजनेस ग्रो करने का एक और प्रोडक्ट मिल गया। मैनेजमेंट का टारगेट है 2030 तक हर साल कम से कम एक नया प्रोडक्ट यूएस या यूरोप में लॉन्च करना और फ्यूचर फ्री कैश फ्लो से डेट रिड्यूस करना। यहाँ क्या रिस्क हो सकते हैं? प्राइस कंपटीशन। FY26 में बायोसिमिलर से 10,431 करोड़ रेवेन्यू आया। अगर कंपटीशन से प्राइसेस गिरते हैं तो रेवेन्यू ग्रो होने के बाद भी प्रॉफिट ग्रोथ पर प्रेशर आ सकता है। 17 अगस्त के आसपास 413 पर मार्केट कैप नियरली 67,300 करोड़ था। रिटर्न्स ऑन कैपिटल रिलेटिवली लो है और डेट अराउंड 15,400 करोड़ है। तो असली सवाल यहाँ ये है, क्या डीआईएस की बाइंग के बाद बायोकॉन अपने बायोसिमिलर्स बिजनेस को स्केल करके सस्टेनेबल प्रॉफिट ग्रोथ दिखाएगा? चलिए अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी की तरफ, जिसका नाम है पीबी फिनटेक। सोचिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो करोड़ ऑफ इंडियंस को इंश्योरेंस खरीदने, लोन्स कंपेयर करने और फाइनेंसेस मैनेज करने में हेल्प करता हो। यही स्केल बिल्ड कर रहा है पीबी फिनटेक, जो पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार जैसे प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट करता है। और जुलाई में डीआईएस का भी स्टॉक पर स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 2,934 करोड़ के शेयर्स खरीदे, मेकिंग इट वन ऑफ द बिगेस्ट डीआईए बाइंग स्टोरीज ऑफ द मंथ। टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि कंपनी ने FY27 की स्ट्रॉन्ग शुरुआत की। Q1 FY27 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू 40% बढ़कर 1,888 करोड़ हुआ, while पैट 92% बढ़कर 163 करोड़ हो गया। पैट मार्जिन भी 6% से 9% हुआ। प्लेटफॉर्म के थ्रू इंश्योरेंस प्रीमियम 41% बढ़कर 8,372 करोड़ हुए, while न्यू हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस बिजनेस 53% ग्रो हुआ। लेकिन पीबी फिनटेक की रियल स्टोरी सिर्फ पहली पॉलिसी बेचने की नहीं है। कंपनी एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी लॉन्ग टर्म रेवेन्यू बनाना चाहती है, इसलिए लास्ट 12 महीनों में रिन्यूअल रेवेन्यू 55% बढ़कर 1,000 करोड़ हुआ और मैनेजमेंट को एक्सपेक्ट है कि पुरानी पॉलिसीज रिन्यू होने के साथ ये और एक्सेलरेट करेंगे। साथ ही एआई का यूज भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए हो रहा है। हर मंथ रफली 10 करोड़ कस्टमर इंटरैक्शंस में से 30 से 40% में एआई का यूज हो रहा है और 20 से 30% ऑटोमेटिकली हैंडल हो रहे हैं। नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी आ रहे हैं। पैसा बाजार ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पर आ चुका है, while पीबी मनी बॉन्ड्स और डेली एसआईपीज लॉन्च करने की प्रिपरेशन कर रहा है। लेकिन यहाँ रिस्क भी है। जीएसटी लेड सर्च के बाद Q1 में इंश्योरेंस डिमांड थोड़ी स्लो हुई। कस्टमर एक्विजिशन और सर्विसिंग में मार्केटिंग और कन्वर्जन कॉस्ट भी आए हैं और इंश्योरेंस कमीशंस पर रेगुलेटरी चेंजेस आए तो डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स पर प्रेशर आ सकता है। 17 अगस्त के आसपास पीबी फिनटेक का मार्केट कैप रफली 80,000 करोड़ था और स्टॉक अराउंड 108x PE पर ट्रेड कर रहे थे। तो असली सवाल ये है, क्या पीबी फिनटेक अपने ह्यूज कस्टमर बेस को बार बार मोनेटाइज करके इतनी हाई वैल्यूएशन जस्टिफाई कर पाएंगे? अब चलिए देखते हैं हमारा फिफ्थ स्टॉक, दैट इज स्विगी लिमिटेड। जुलाई 2026 में डीआईएस के पास स्विगी के अराउंड 66.7 करोड़ शेयर्स थे जो 249 फंड्स के थ्रू हेल्ड थे। अब सवाल है, जब कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है तो इंस्टीट्यूशन स्विगी में क्या देख रहे हैं? सबसे पहले, स्विगी का बिजनेस अब सिर्फ फूड डिलीवरी तक लिमिटेड नहीं रहा। फूड डिलीवरी के साथ इंस्टामार्ट के थ्रू क्विक कॉमर्स और डाइन आउट के थ्रू डाइनिंग आउट में भी, यानी मल्टीपल कंज्यूमर मार्केट्स में एक्सपोजर। सिर्फ ऑर्गेनाइज फूड सर्विसेज मार्केट ही $30 बिलियन से ज्यादा का है और स्विगी के साथ अराउंड 52,000 रेस्टोरेंट्स पार्टनर्ड है। फूड डिलीवरी बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी का सिग्नल भी आ रहा है।
FY26 में GOV यानी टोटल ऑर्डर्स की वैल्यू 34,593 करोड़ रही है और एडजस्टेड एबिटा पॉजिटिव होकर 1,000 करोड़ हुआ। मैनेजमेंट का टारगेट है FY31 तक फूड डिलीवरी GOV का 1 to 1.2 लाख करोड़ और एडजस्टेड एबिटा को अराउंड 5,000 करोड़ तक ले जाना। लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटी और बड़ा सवाल है इंस्टामार्ट। Q1 FY27 में इंस्टामार्ट का GOV 40% बढ़कर 7,907 करोड़ हुआ और कंट्रीब्यूशन मार्जिन ब्रेक इवन पर आ गए। अब ग्रोथ एक्सेलरेट करनी है, लेकिन मैनेजमेंट ने माना है कि अग्रेसिव ग्रोथ से मार्जिन पर दोबारा प्रेशर आ सकते हैं। स्विगी फूड डिलीवरी को अफोर्डेबल बनाने के लिए टॉइंग पर काम कर रहा है, while इंस्टामार्ट अपने ब्रांड्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के थ्रू डिफरेंशिएशन बिल्ड कर रहा है। मैनेजमेंट के हिसाब से इंस्टामार्ट की पोजीशनिंग को और क्लियर करने की जरूरत थी। अब यहाँ रिस्क्स भी हैं। क्विक कॉमर्स में अब 7 प्लेयर्स compete कर रहे हैं, तो कंपटीशन इंटेंस हो चुका है और स्ट्रैटेजी में चेंजेस ग्रोथ और मार्जिन दोनों को इम्पैक्ट कर सकते हैं। 17 अगस्त के आसपास 276 पर स्विगी का मार्केट कैप नियरली 76,300 करोड़ था और स्टॉक अराउंड 4.1x बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा था। तो DIs की बाइंग इंटरेस्टिंग है, लेकिन असली टेस्ट है क्या स्विगी फूड डिलीवरी, इंस्टामार्ट और दूसरे बिजनेसेस के स्केल को सस्टेनेबल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर पाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट कंपनी की तरफ, दैट इज लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड। जुलाई में DIs ने लेंसकार्ट में अपनी पोजीशन काफी अग्रेसिवली बढ़ाई। मंथ एंड तक DIs के पास 23 करोड़ प्लस शेयर्स थे, जो जून के 21.2 करोड़ से बढ़कर आए, यानी सिर्फ जुलाई में अराउंड 1.8 करोड़ एडिशनल शेयर्स खरीदे गए। अब सवाल है DIs लेंसकार्ट पर इतना बड़ा बेट क्यों लगा रहे हैं? तो सबसे पहले बिजनेस समझते हैं। लेंसकार्ट सिर्फ चश्मे बेचने वाली कंपनी नहीं रही। ये आई टेस्टिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी, ब्रांड्स और रिटेल तक पूरी आईवेयर वैल्यू चेन में काम करती है। सिंपल मॉडल है, आई टेस्ट के थ्रू कस्टमर को आईवेयर कैटेगरी में लाना और फिर स्टोर्स और डिजिटल चैनल से डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पर प्रोडक्ट सेल करना। Q1 FY27 तक लेंसकार्ट के 3,459 एक्टिव स्टोर्स थे और इंडिया की 55% प्लस सेल्स डिजिटली इन्फ्लुएंस थी। ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग रही है। रेवेन्यू 33.6% बढ़कर 2,714 करोड़ हुआ, while पैट 182% जंप करके 228 करोड़ पहुंच गया। इंडिया रेवेन्यू 30.7%, सेम स्टोर सेल्स 18.3% और आईवेयर वॉल्यूम 25.7% बढ़ा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेंसकार्ट मार्केट के दोनों एंड्स को टारगेट कर रहा है। एक तरफ 500 रुपए का मास मार्केट आईवेयर, तो दूसरी तरफ प्रीमियम ओन डेज जहां एनुअल प्रिस्क्रिप्शन सेल्स ऑलरेडी 1500 करोड़ प्लस हैं। इंटरनेशनल बिजनेस भी 38% ग्रो हुआ है और इंटरनेशनल अबिटा मार्जिन 10% क्रॉस कर गया है। नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है टेक्नोलॉजी। बी बाय लेंसकार्ट के 80,000 प्लस साइन अप्स हैं और अराउंड 22,000 के स्मार्ट ग्लासेस गूगल जेमिनाई के साथ इंटीग्रेटेड हैं। कंप्लीट सेल्फ आई टेस्टिंग पायलट कर रही है और हैदराबाद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्सपांड कर रही है। लेकिन यहाँ रिस्क्स भी हैं। आईवेयर मार्केट फ्रेगमेंटेड और कॉम्पिटिटिव है, साथ ही फ्रेम्स के लिए चाइना पर मीनिंगफुल सोर्सिंग डिपेंडेंस है, तो करेंसी मूवमेंट्स मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। वैल्यूएशन भी डिमांडिंग है। 17 अगस्त के आसपास 609 पर मार्केट कैप नियरली 1 लाख करोड़ था और स्टॉक अराउंड 161x PE और 12.1x प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा था। तो DIs की बाइंग इंटरेस्टिंग है, लेकिन असली टेस्ट है क्या लेंसकार्ट इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सस्टेन करके अपनी प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाई कर पाएंगे। हमारा अगला स्टॉक है डायमंड पावर इंफ्रा। दोस्तों 435 करोड़ का डेटा सेंटर केबल ऑर्डर सुनने में नॉर्मल लग सकता है, लेकिन डायमंड पावर के लिए ये सिग्नल है कि कंपनी पावर इंफ्रा के साथ नए हाई ग्रोथ सेगमेंट्स में भी एंटर कर रही है। डायमंड पावर हाई टेंशन और लो टेंशन केबल्स और कंडक्टर्स बनाती है, जो ट्रांसमिशन, सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एंड यूजर्स तक यूज होते हैं। अब कंपनी हायर वोल्टेज प्रोडक्ट्स और डेटा सेंटर्स जैसे न्यू डिमांड एरियाज पर फोकस कर रही है। इसका क्लियर एग्जांपल है हैदराबाद का ऑर्डर। कंपनी 310 मेगावाट के HYD22, HYD26 डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के लिए अराउंड 2135 किलोमीटर केबल सप्लाई करेगी, जिनकी डिलीवरी अगस्त 2026 से मार्च 2027 तक होगी। डिमांड को मीट करने के लिए कैपेसिटी भी बढ़ रही है। 133.59 करोड़ का LV केबल एक्सपेंशन FY28 से अराउंड 42,000 किलोमीटर एनुअल कैपेसिटी क्रिएट करेगा। नए कॉरुगेशन लाइंस एग्जिस्टिंग 33 किलोवोल्ट कैपेसिटी को 66 किलोवोल्ट और 132 किलोवोल्ट प्रोडक्ट्स में शिफ्ट करेंगे, while 6 CCV लाइन हाई वोल्टेज कैपेसिटी और बढ़ाएगी। नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग है। Q1 FY27 में रेवेन्यू 129%, EBITDA 172% और पैट 191% ग्रो हुआ। 11 अगस्त तक ऑर्डर बुक 3,688 करोड़ था, विद अप्रैल के बाद 1,000 करोड़ प्लस फ्रेश ऑर्डर्स। इसमें अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का 185 करोड़ AL59 कंडक्टर ऑर्डर भी शामिल है। DIs भी इंटरेस्टेड हैं। जुलाई में उन्होंने अराउंड 1,343 करोड़ के शेयर्स खरीदे, while 1,614 करोड़ QIP से शेयर होल्डर बेस ब्रॉडन हुआ। इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग्स अब 14.24% है।
लेकिन कैच है, ये कैपिटल लाइट बिजनेस नहीं है। सिर्फ नए एलवी केबल प्रोजेक्ट को 90% यूटिलाइजेशन पर चलाने के लिए अराउंड 428 करोड़ वर्किंग कैपिटल चाहिए हो सकता है, विद पीक फंडिंग रिक्वायरमेंट नियरली 558 करोड़। 17 अगस्त के आसपास मार्केट कैप रफली 21,462 करोड़ था और स्टॉक अराउंड 116 XP पर ट्रेड कर रहे थे। तो स्टोरी इंटरेस्टिंग है, डेटा सेंटर्स, हायर वोल्टेज केबल, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और कैपेसिटी एक्सपेंशन। लेकिन असली टेस्ट है कि डायमंड पावर इतना फास्ट ग्रोथ को एफिशिएंटली फंड करके सस्टेनेबल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर पाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो ऑप्टिकल फाइबर में एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, और वो कंपनी का नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। एआई बूम के साथ एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आ रही है। डेटा सेंटर्स में डेटा इतना जनरेट हो रहा है कि ट्रेडिशनल कॉपर कनेक्शंस की लिमिट सामने आ रही है। यही ऑप्टिकल फाइबर इंपॉर्टेंट हो जाता है और STL इसी शिफ्ट का बेनिफिट लेने की कोशिश कर रही है। STL ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक केबल्स और कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस बनाती है जो टेलीकॉम, क्लाउड और डेटा सेंटर्स में यूज होती है। AI डेटा सेंटर्स के लिए इसका न्यूरलिस पोर्टफोलियो हाई फाइबर डेंसिटी और फास्टर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने पर फोकस्ड है। DIS भी इस अपॉर्चुनिटी को नोटिस कर रहे हैं। जुलाई में उन्होंने STL के अराउंड 1171 करोड़ के शेयर्स खरीदे। टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि Q1 FY27 कंपनी का रिकॉर्ड क्वार्टर रहा। रेवेन्यू 87% बढ़ा, EBITDA 184% जंप करके 397 करोड़ हुआ, पैट 197 करोड़ रहा और EBITDA मार्जिन 20.8% तक इंप्रूव हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग बात है बिजनेस मिक्स का चेंज। STL को MMC प्री टर्मिनेटेड सॉल्यूशंस के लिए US कॉनिक सर्टिफिकेशन मिला है और कंपनी G.654.E हॉलो कोर और मल्टी कोर फाइबर जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है, जिनका एम है हायर स्पीड, लोअर लेटेंसी और मोर डेटा कैपेसिटी। बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ने 1500 करोड़ QIP रेस किया, जिसके बाद Q1 एंड पर STL नेट डेट फ्री थी विद अराउंड 483 करोड़ नेट कैश। यहाँ रिस्क क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। STL जर्मेनियम सोर्सिंग डाइवर्सिफाई कर रही है, while मिडिल ईस्ट टेंशंस की वजह से हीलियम सप्लाई भी मॉनिटर करना होगा। अपॉर्चुनिटी का स्केल ऑर्डर बुक से समझिए। Q1 ऑर्डर इनटेक 13,100 करोड़ और ओपन ऑर्डर बुक रिकॉर्ड 18,618 करोड़ रहा। 17 अगस्त के आसपास मार्केट कैप रफली 33,000 करोड़ था और स्टॉक अराउंड 140x PE पर ट्रेड कर रहा था। तो असली सवाल है, क्या STL AI लेड डिमांड का फायदा उठाकर ग्रोथ और इंप्रूव्ड मार्जिन्स दोनों सस्टेन कर पाएगी? अब बात करते हैं दोस्तों एक ऐसी कंपनी की जो क्विक कॉमर्स के पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहा है और उसका नाम है Shadowfax टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, आजकल हर ऑनलाइन ऑर्डर एक जैसा नहीं होता। कभी नॉर्मल पार्सल, कभी 10 मिनट्स ग्रोसरी डिलीवरी और कभी हैवी शिपमेंट। तो डिलीवरी सिस्टम भी इन सब को हैंडल करने लायक होना चाहिए और इसी स्पेस में काम कर रहा है Shadowfax। ये एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो ई-कॉमर्स, D2C, क्विक कॉमर्स और हाइपर लोकल बिजनेसेस को एक्सप्रेस पार्सल, सेम डे डिलीवरी और हेवी शिपमेंट्स जैसे सॉल्यूशंस देती है। इस सेगमेंट में इसका मार्केट शेयर अराउंड 28 to 30% है। बिजनेस कितने तेजी से स्केल हो रहा है? Q1 FY27 के नंबर्स देखिए। रेवेन्यू 65% बढ़कर 1,358 करोड़, एडजस्टेड EBITDA 67 करोड़ और पैट रिकॉर्ड 65 करोड़ रहा। शिपमेंट वॉल्यूम्स 83% जंप करके नियरली 25 करोड़ ऑर्डर्स हुए, while एडजस्टेड EBITDA मार्जिन 4.9% तक इंप्रूव हुआ। लेकिन ग्रोथ आ कहां से रही है? प्राइम सेम डे डिलीवरी बिजनेस 2.7x ग्रो हुआ और 400 प्लस D2C कस्टमर्स क्रॉस कर गया। प्राइम लार्ज जो हैवी शिपमेंट्स हैंडल करता है Q1 में ही 10,000 पिन कोड टारगेट अचीव कर चुका था, इसलिए मैनेजमेंट ने टारगेट बढ़ाकर 12,000 कर दिया है। फिर है क्विक कॉमर्स। जून तक 47 डार्क स्टोर्स लाइव थे, 20 और अंडर डेवलपमेंट थे और FY27 में टारगेट 100 स्टोर्स का है। Amazon नाउ पार्टनरशिप भी एडिशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे सकती है। टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। AI असिस्टेंट डेली अराउंड 16,000 राइडर कॉन्वर्सेशंस हैंडल करता है, while विजन AI रफली 40% प्रॉब्लमैटिक पिकअप्स को लॉस होने से पहले आइडेंटिफाई कर लेता है। इस मोमेंटम को देखते हुए FY27 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाकर 38 to 40% कर दी गई है। DIS भी इंटरेस्टेड हैं। जुलाई में उन्होंने अराउंड 731 करोड़ के शेयर्स खरीदे, लेकिन यहाँ रिस्क्स भी हैं। फ्यूल और एम्प्लॉय कॉस्ट मार्जिन्स को प्रेशर कर सकते हैं। डार्क स्टोर्स और क्विक कॉमर्स आउटसोर्सिंग की प्रॉफिटेबिलिटी लार्ज स्केल पर अभी इंप्रूव होनी बाकी है और बड़े ई कॉमर्स क्लाइंट्स वॉल्यूम्स का मीनिंगफुल हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए कस्टमर कंसंट्रेशन भी रिस्क है। 17 अगस्त के आसपास मार्केट कैप नियरली 15,000 करोड़ था और स्टॉक अराउंड 88x PE पर ट्रेड कर रहा था। तो स्टोरी इंटरेस्टिंग है, फास्ट ग्रोइंग डिलीवरीज, क्विक कॉमर्स, टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग। लेकिन असली सवाल है, क्या Shadowfax इतनी फास्ट ग्रोथ को सस्टेनेबल मार्जिन्स और प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर पाएगा? अब हमारा नेक्स्ट स्टॉक दैट इज TBO टेक लिमिटेड।
ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म को देखकर लग सकता है कि ये बस कस्टमर और होटल या एयरलाइन के बीच मिडलमैन है, लेकिन टीबीओ टेक की रियल अपॉर्चुनिटी इसकी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में है जो दुनिया भर के होटल्स, एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंट्स को कनेक्ट करता है। Q1 FY27 में मॉडल स्ट्रॉन्ग दिखा। मैनेजमेंट के हिसाब से ये 2 साल का टफेस्ट क्वार्टर था, फिर भी टोटल इनकम 79% बढ़कर 937 करोड़ और पैट 32% बढ़कर 83 करोड़ हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग था ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन। यूरोप 24% ग्रो हुआ, जबकि सिवियर डिसरप्शन के बावजूद मिडल ईस्ट लार्जली स्टेबल रहा। क्लासिक वेकेशंस एक्विजिशन के बाद नॉर्थ अमेरिका टीबीओ के होटल जीटीवी का ऑलमोस्ट 25% कंट्रीब्यूट करता है, गिविंग इट मोर एक्सपोजर टू द रिलेटिवली रेजिलिएंट नॉर्थ अमेरिका यूरोप ट्रैवल कॉरिडोर। और एक्विजिशन का पूरा बेनिफिट अभी आना बाकी है। टीबीओ को 2026 के एंड तक क्लासिक वेकेशंस प्लेटफॉर्म माइग्रेशन कंप्लीट करने की उम्मीद है। इसके बाद दोनों प्लेटफॉर्म्स के कस्टमर्स और सप्लायर्स एक दूसरे से सीमलेसली ट्रांजैक्ट कर पाएंगे, ओपनिंग अप क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। डीआईएस भी इंटरेस्टेड है। जुलाई में उन्होंने अराउंड 695 करोड़ के शेयर्स खरीदे। टेक्नोलॉजी साइड पर टीबीओ एआई को कस्टमर सर्विस और सेल्स प्रोडक्टिविटी में यूज कर रहा है, while VOYA आइटिनरी टूल अभी एक्सपेरिमेंटल है। इंटरनली मैनेज इंफ्रा की वजह से होस्टिंग और बैंडविड्थ कॉस्ट 14% कम हुई है, लेकिन रिस्क है मार्जिन्स का। डिफिकल्ट मार्केट में टीबीओ ने वॉल्यूम्स बढ़ाने के लिए कुछ केसेस में टेक रेट यानी बुकिंग पर मिलने वाला कमीशन कम किया है। अगर ये ज्यादा टाइम तक चला तो प्रॉफिट्स पर प्रेशर आ सकता है, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट से एबिटा कन्वर्जन इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल है। 17 अगस्त के आसपास मार्केट कैप नियरली 18,500 करोड़ था और स्टॉक अराउंड 69x अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा था। तो असली सवाल है, क्या टीबीओ अपनी ग्लोबल नेटवर्क और क्लासिक वेकेशंस जैसे एक्विजिशन का फायदा उठाकर ग्रोथ के साथ मार्जिन्स भी मेंटेन कर पाएगा? अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के आखिरी स्टॉक की, दैट इज बेलराइज इंडस्ट्रीज। सोचिए, एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी सिर्फ ज्यादा पार्ट्स बेचकर नहीं बल्कि हर व्हीकल में अपने पार्ट्स और टेक्नोलॉजी की वैल्यू बढ़ाकर ग्रो करे। बेलराइज इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। बेलराइज टू व्हीलर मेटल कंपोनेंट्स मार्केट की लीडिंग कंपनीज में से एक है, जहां इसका 24% मार्केट शेयर है। इसके 1000 प्लस प्रोडक्ट चेसिस, एग्जॉस्ट, सस्पेंशन, बॉडी इन व्हाइट और पॉलीमर कंपोनेंट्स 38 OEMs को सप्लाई होते हैं। लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है डाइवर्सिफिकेशन से। FY27 में कंपनी 4 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में 40 to 45% रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रही है, जिसमें नए मॉडल्स, डीपर OEM रिलेशनशिप और H1 इंडिया एक्विजिशन हेल्प करेंगे। ईवीज में भी बेलराइज ने एक हाई सेलिंग ईवी के लिए 59 असेंबलीज का प्रोग्राम सिक्योर किया है, यानी सिर्फ वॉल्यूम्स नहीं, पर व्हीकल ज्यादा कंटेंट। और एक्सपेंशन ऑटो तक लिमिटेड नहीं है। फ्रांस की SDM और यूके की चेस्टर हॉल के थ्रू एरोस्पेस और डिफेंस में एंट्री और इजराइल के प्लाजन सासा के साथ पार्टनरशिप से डिफेंस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सप्लाई चेन्स का एक्सेस मिल रहा है। चेस्टर हॉल मेजर एयरक्राफ्ट और इंजन मैन्युफैक्चरर्स को कंपोनेंट सप्लाई करती है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी कंपनी एक ग्लोबल सोलर ट्रैकर मैन्युफैक्चरर को स्ट्रक्चर सप्लाई कर रही है विद अ टारगेट ऑफ 2.5 गीगावाट एनुअल असेंबली कैपेसिटी। डीआईएस ने भी जुलाई में 638 करोड़ के शेयर्स खरीदे। Q1 FY27 में रेवेन्यू 13% बढ़कर 2546 करोड़ हुआ और पैट 9% बढ़कर 122 करोड़ हुआ। लेटेस्ट मूव कमर्शियल व्हीकल्स में है। हाइवा इंडिया का टिपर बॉडी डिवीजन 56.5 लाख में एक्वायर करने का अग्रीमेंट, जिससे एक और प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड होगी। लेकिन रिस्क है एग्जीक्यूशन। एक साथ ऑटो, एरोस्पेस, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी स्केल करना, एक्विजिशंस और न्यू प्लान्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना, ये सब क्रिटिकल होगा। 17 अगस्त के आसपास 22,800 करोड़ मार्केट कैप के साथ स्टॉक 46 PE पर ट्रेड कर रहा था। तो असली सवाल ये है, क्या बेलराइज इतने सारे नए बिजनेसेस को सक्सेसफुली स्केल करके सस्टेनेबल रिटर्न जनरेट कर पाएगा? तो दोस्तों, जुलाई के इन 11 स्टॉक्स में एक पैटर्न क्लियरली दिखता है। डीआईएस सिर्फ बाइंग नहीं कर रहे थे। कई केसेस में जब बड़े इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे थे, तब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने उन शेयर्स को एब्जॉर्ब किया। और सेक्टर्स भी देखिए, फार्मा, पावर, डेटा सेंटर्स, ट्रैवल, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और कंज्यूमर बिजनेसेस, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का बेट ब्रॉडली इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर बना हुआ है। इन पूरे 11 स्टॉक्स में से आपको सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक कौन सा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.